ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, एक लंबी ब्रेक के बाद। बट साहब अस्सलाम वालेकुम, 1.5 घंटे में आपको आपके सूट टाई ने तंग तो नहीं किया? तो जरा आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाब के ऊपर जरा कमेंट दे दीजिए सर, इससे पहले कि अभी फिर मुझे ब्रेक की कॉल आ जाएगी। मैंने कहा ना, हमारे दफ्तर के अंदर MCR का राज है, जो MCR कहेगा इस ट्रांसमिशन में वही होगा। चलो मेरा ख्याल है कि ब्रेक अगर कमर्शियल के लिए हो तो चलो फायदा ही होता है, चलो चैनल का भी फायदा है, वर्कर का भी फायदा है, 4 पैसे आएंगे तो काम चलेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं क्योंकि आपकी बात सुन रहा हूँ काफ़ी देर से और बाकी मेरे सीनियर बैठे हैं, मैं गुज़श्ता 2 हफ्ते से आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला का दौरा कर चुका हूँ और मैंने 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर में कोई जमात अकेली हुकूमत नहीं बना सकेगी। ठीक है। अब जबकि पोलिंग खत्म हो गई है और रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, मैं अब भी ये समझता हूं कि गो के हर आदमी ये समझता है कि जो मरकज में हुकूमत है वही रिफ्लेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर में होती है। माजी में इसकी बहुत सी मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन ये इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं अब भी अपने उस समझ लें तज्जिए पे कायम हूँ कि जब रिजल्ट मुकम्मल होगा आज़ाद कश्मीर के आज 45 हलकों का, तो कोई जमात अकेली इस पोजीशन में नहीं होगी कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम कर सके। स्पिलिट मैंडेट होगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की अपनी उसमें जो है वो सीटें होंगी और फिर देखा जाएगा कौन सी 1 या 2 जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। पहली बात तो ये मैं आपके प्रोग्राम में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये तासर शायद बहुत गहरा है, मेरी आवाज़ उसमें इतनी जानदार ना नजर आए, लेकिन अभी 3-4 घंटों के अंदर अंदर ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि वहाँ कोई जमात अकेली हुकूमत नहीं बना सकेगी। ये आज़ाद कश्मीर में फर्स्ट टाइम होगा। दूसरा जो बार बार बात हो रही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के हवाले से जी। एक बात आपने जहन में रखें कि माजी में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन बहुत वीक होता था, लेकिन अभी 2 माह पहले इलेक्शन एक्ट 2021 पास किया है आज़ाद कश्मीर असेंबली ने और उसमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को तमाम वो पावर्स हासिल हैं जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हासिल है। एक भी पावर ऐसी नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास अब ना हो। यही वजह है कि पहली मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर को, जिसको आमतौर पर कश्मीर में वायसराय भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का सिस्टम जो है वज़ीर अमूर कश्मीर चलाता है, उसके मुतल्लिक हुक्म पास किया और उसे मना किया कि आप आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकल जाएं और आप इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती की बात मैं कर रहा हूं, मेरे तमाम साथी सुन रहे होंगे, आज जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया है कश्मीर में कि वहां की एक अथॉरिटी का हुक्म जिसका हुक्म हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर है, उसकी हुक्म अदूली की गई है। इसका हिसाब पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतों को कश्मीरी अवाम को देना पड़ेगा। हमेशा ये क्वेश्चन उठता रहेगा कि अगर आप पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के किसी हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम नहीं करता, इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम नहीं करता, वजीर आजम पाकिस्तान एहतराम नहीं करते, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके फैसलों का एहतराम करें। मैं आपको बड़ी लंबी ये बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में ये हर इलेक्शन में ये मिसाल दिया करेंगे सियासी लोग और हर इलेक्शन में पाकिस्तान की इंतजामिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये बातें सुनना पड़ेगी। मेरे साथ रहें चौधरी मंजूर साहब हैं। अफजल भट्ट साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगी और बिल्कुल एक महाज पे एक फौजी की तरह लड़ते हुए वापस आपके पास आऊंगी, टेंशन लेनी। मैंने आपसे एक नंबर काउंट लेना है कि कितनी सीटें पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN जो 3 बड़ी जमातें निकाल रही हैं। अमान मसूद साहब, आप भी अपना जरा एक टेंटेटिव फिगर तैयार रखें। लेट्स हैव सम फन हियर। चौधरी मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माजरत कि आपको इतनी देर से हमने इस डिस्कशन में शामिल किया, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। जहां से मैं पढ़ रही हूँ, जितना मुझे नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन मुझे बता रही है कि कोटली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया उसमें थोड़ी सी आगे नजर आ रही है। दिस इज वेरी इनिशियल,
लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एज ऑफ नाउ बनती नजर। सर, आप पूरे अमल के साथ सेटिस्फाइड हैं? आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असेंबली में ले पाएंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये अमल बहुत ही बुरा अमल हुआ है, कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल है अभी भट्ट साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बेहतर था कि वो हुक्म ना देते, और अगर हुक्म दिया था तो उस पर फिर अमल दरामद करवाते। इसका नतीजा ये निकला है कि पूरी पीटीआई ने किसी इलेक्शन को, किसी इलेक्शन कमीशन के किसी हुक्म को कोई सीरियस नहीं लिया। और आज आपने देखा होगा कि सामान जो है वो पीटीआई के गाड़ियों में डिलीवर हो रहा है, और बाकी जिस तरह से और जो जिस तरह से हुआ, जिस तरह से वाकयात जगह पे हुए, बड़ा अफसोसनाक अमल है ओवरऑल। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, जो पहले रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी आगे है। लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन कोई 50% अगर लैंडस्लाइड धांधली नहीं होती, जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, इस तरह से लैंडस्लाइड धांधली भी होती है, नहीं होती तो पीपल्स पार्टी आराम से ये इलेक्शन निकाल लेगी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स द बेस्ट कैंडिडेट एंड द बेस्ट पार्टी फॉर आजाद जम्मू एंड कश्मीर विन। अमार मसूद साहब, जरा नंबर काउंट देंगे, कितनी सीटें आपकी नजर में, आपकी कैलकुलेशन से, आपकी स्टडी में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, अब तो वैसे ही जरा गिनती का अमल शुरू हो चुका है, सो लेट्स हैव सम फन, लेट्स सी कि आपका कितना अंदाजा मैच करता है। देखिए, करेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त जो एक तो 12 सीटें जो महाजरीन की हैं उसके बारे में कहा जा सकता है कि 5 सीटें नून लीग, 5 सीटें पीटीआई और बाकी शायद पीपल्स पार्टी की तरफ को जाएंगी। जो वहाँ पर है, मुझे यूं लगता है कि वहाँ पे तकरीबन 33 सीटें बराबर ही रहेंगी। तो हुक्मरान जमात का जो एडवांटेज है वो पीटीआई को हासिल नहीं होगा। और अगर आप देखिए कि लास्ट टाइम पीएमएलएन की जब हुकूमत थी तो 35 सीटें उन्हें 45 में से मिली थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, क्लीन स्वीप किया था। फर्ज कीजिए कि अगर पीटीआई इस वक्त 2-4 जमातों के साथ, कुछ आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बना भी लेती है, 22-23 वोट अपने पूरे कर लेती है, तो ये भी एक तरह से उनकी डिफीट होगी, क्योंकि ये माजी में कभी भी नहीं हुआ हुक्मरान। और ये मैं आपको बताऊं कि क्यों होता है, हुक्मरान जमात को क्यों वोट देते हैं। कश्मीर में कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां सरकार से ही मिलती हैं। तो बेतहाशा वोटर ऐसे होंगे जो शायद पीटीआई की फिलॉसफी से, उनके नैरेटिव से, उनके रवैये से एग्री ना करते हों, लेकिन चूंकि जरिए माश के मसाइल होते हैं, इस वजह से शायद वो पीटीआई को वोट दे रहे हो। तो ये बड़ा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अफजल भट्ट साहब के साथ, बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड सारा मुकाबला है। और इसमें जो नून लीग की तरफ से अगर जो इब्तदाई फिगर्स आई थी वो बहुत कम थी, अगर उसमें इजाफा होता है तो ये बेसिकली नून लीग की, मरियम नवाज की कैंपेन की ही फतह नहीं होगी, ये बुनियादी तौर पर उस नैरेटिव की फतह होगी जो नवाज शरीफ साहब लेके चले हैं। और वोट को उस इज्जत देने पे इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम मुसर हो रहे हैं और वोट की निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ टू अर्ली, अभी देखते हैं, हमें पता है कि ये जो वक्त होता है ना, ये बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल होता है, इसमें बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। इसमें फार्म 45 भी गायब हो जाता है, आरटीएस भी बैठ जाता है, कैमरों के रुख भी मोड़ दिए जाते हैं। अभी देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड करता है, फिर कुछ हतमी नताइज के बारे में। सेम क्वेश्चन टू भट्ट साहब एंड सलमान आबिद एंड औरिया साहब, लेकिन पहले आलिया हमजा के पास जाना है। अस्सलाम वालेकुम आलिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बस एक मुख्तसर सा कमेंट आपसे चाहूंगी, आप जीत रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्ट लाइक फेडरल गवर्नमेंट के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, या आप भी समझते हैं कि आपके साथ धांधली हो जाएगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। आपने गैलेप का सर्वे भी देखा होगा, आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स के सर्वेज भी देखे हैं जो वहां पर ग्राउंड पर जाकर एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने वहां पर किए हैं, और वो कैटेगोरिकली ये बता रही है कि वहां पर कोई मुकाबला ही नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मकबूलियत का, ना पीटीआई की मकबूलियत का। यानी अगर दोनों पार्टीज का, जैसे मैं गैलेप का सर्वे देखूं, अगर उनको कंबाइन भी कर दिया जाए तो दैट इज हाफ ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे पहले मैं अम्मार साहब को सुन रही थी और अम्मार साहब को कुछ मैंने देखी। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग टू अम्मार साहब। इन्होंने 2-3 चीजें कही कि जी धांधली के अंदर होती हैं। तो धांधली के अंदर पहले तो इन्होंने कहा प्री पोल रिगिंग होती है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि प्री पोल रिगिंग को तो जब भी कहते हैं कि जी लोगों को शामिल कराया जाता है, तो मैं इनको ये बता दूं कि 33 सीट्स में से सिर्फ 2 इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका जो PMLN से बिलोंग करते थे। अदरवाइज और वो भी नजरियाती PMLN के नहीं थे, वो वही लोग थे जिनको पिछले इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी नून लीग में शामिल किया था। जी कंटिन्यू करें, मुकम्मल कर लें। दिनेश, मैं सिर्फ बात ये करना चाह रही थी कि प्री पोल रिगिंग का एक जो ये सेल करना चाह रहे थे PMLN, दैट इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि 33 सीटों में से सिर्फ 2 इलेक्टेबल्स हैं और बाकी तो लोग इनके टिकट जो छोड़ के गए हैं वो आजाद खड़े हुए हैं। यानी वो जो मरियम साहिबा कहती थी कि उनका टिकट चलेगा तो वो चल नहीं रहा। दूसरी चीज तो मैं यहाँ पर आ जाऊं, आज आपने 2 फुटेजेस देखे होंगे। पहला फुटेज जो गुजरांवाला से PMLN के कैंडिडेट ने कहा है, और उसने कहा है कि अगर मैं हार गया तो मैं इंडिया को बुलाऊंगा। मेरे ख्याल में दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये वही कड़ी है जो कड़ी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के लिए जो ट्वीट की जाती है, जो जिस तरह से हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात के बाद जो सारा एजेंडा चल रहा है, यही इट ट्रिकल डाउन फ्रॉम द PMLN। अच्छा आलिया, प्लीज डोंट माइंड, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आई आल्सो रिसीव फुटेजेस ऑफ कासिम सूरी साहब, इट्स इन माय फोन, कि वो क्वेटा के अंदर किसी पोलिंग स्टेशन में अपना असर रसूख, लेकिन इट्स अ लॉन्ग डिबेट। लेकिन ये लॉन्ग डिबेट्स तब होती हैं जब वक्त होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वक्त आज किसी के पास नहीं है, एटलीस्ट में तो किसी के पास नहीं है। मुझे ब्रेक लेना है गाइस, लेट्स टेक अ ब्रेक, एंड आलिया आई विल ट्राई टू हैव यू टुमारो ऑन माय शो इफ यू आर अवेलेबल। और आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे अपने पैनलिस्ट से और फिर आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक जी। सलमान आबिद, और ये मकबूल जान, अमार मसूद एंड अफजल भट्ट साहब जो हैं वो मेरे साथ बने हुए हैं। जी सलमान आबिद साहब, कौन कितनी सीटें लेके जा रहा है? देखिए, पहली बात तो कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी जीतेगा ये कोलिशन गवर्नमेंट होगी। अलबत्ता जो आपने नंबर्स की बात की है, मेरा ख्याल है कि जो 33 ये जो कुल 45 नशिस्तें हैं, इसमें से कोई 20 के करीब नशिस्तें जो है ना टोटल वो PTI के पास होंगी, और 2 से 3 नशिस्तें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेके जा सकती है, 1 से 2 जगह पर आज़ाद उम्मीदवार बन सकते हैं। इनका कोलिशन मुझे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कोई बड़ा फर्क नहीं होगा, लेकिन अददी तादाद में मुझे मुस्लिम लीग नून जरा ऊपर नजर आ रही है, और तीसरे नंबर पे मुझे पीपल्स पार्टी लग रही है। मुझे लगता है कि कोई 6 से 7 सीटों के ऊपर जो है ना PMLN, और कोई 5 के करीब सीटें जो है ना वो पीपल्स पार्टी लेके जा सकती है। अफजल भट्ट साहब को आवाज आ रही है मेरी? भट्ट साहब जी आ रही है बीनेश। ये सलमान साहब क्या कह रहे हैं? मतलब PMLN को 6 से 7, पीपल्स पार्टी को अगर आप चाहें तो 33 की 33 बदलवा दे। नहीं सर, हमारे चाहे से इस्लामाबाद वालों से पूछते हैं ना, इस्लामाबाद ने फैसला करना है, वो इस्लामाबाद भट्ट साहब 10 फेर की करना है, बताएं। हाँ जी, कश्मीरी भी और इस्लामाबाद में बैठे हैं, मतलब भट्ट साहब आपका बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। अच्छा बीनेश, देखें इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि तीनों मेन पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI जो है वो 6 नशिस्तों पे खड़ी है जी। ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 नशिस्तों पे खड़ी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त पे खड़ी है। ये रिजल्ट वाजे है। सही। बाकी जो 20-22 सीटों का रिजल्ट है, उनमें से 15 सीटें ऐसी हैं कि जो आप रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि 500 से 1000 के दौरान कैंडिडेट का फर्क होगा, जिसके बारे में अभी बैठकर कुछ कहना बहुत मुश्किल है।
वो 15 सीटों में से कोई एक जमात 10 सीटें भी जीत सकती है, और हो सकता है कि तीनों जमातें 3-3, 4-4, 5-5 सीटें जीत जाएं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे अगर जो बात करेंगे और बाद में लोग ये समझेंगे कि रात को कि शायद को आरटीएस खराब हो गया है, तजिया नगार ये कह रहे थे, रिजल्ट ये आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है कि अगर आपकी प्रिडिक्शन ठीक हो जाए भट्ट साहब, तो शायद आपको ये ताना सुनने को मिल सकता है कि अफजल भट्ट नू पहले तो पता सी ए मैच फिक्स है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये तो मैंने आपसे कहा है कि मैं 15 दिन पहले से ये कह रहा हूँ कि कोई जमात अकेली हुकूमत नहीं बना सकेगी, ये इस हद तक रिजल्ट वाज़ेह है। सही जी। और ये साहब, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, ये तो खैर अभी तो इमरान खान ने फैसला नहीं किया कि कौन बनेगा, क्योंकि उनके भी आपस में 2-3 कैंडिडेट हैं, सरदार तनवीर है और उसके बाद वो जो बैरिस्टर सुल्तान, इन दोनों के दरमियान एक बड़ी जंग चल रही है और देखे कौन होता है। लेकिन असल मसला ये है कि ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि कोलिशन वोट पर। एक बात जो हमारे यहाँ नॉर्मली बड़ी अजीबोगरीब सी है कि आरटीएस और पोस्ट पोल रिगिंग अब जो है ना, गुज़श्ता कम से कम 10 साल से प्री पोल हो चुकी हुई है और इतनी स्टैब्लिश हो चुकी हुई है, उसके बकायदा चीज़ें बन चुकी हुई है। पोलिंग स्टेशन पे धांधली करना पब्लिक की मौजूदगी में इतना आसान नहीं होता, वरना डस्का देखें कितनी बुरी तरह नाकाम फेलियर हुआ इसका सारा का सारा, नामुमकिनात में से होता है। आज से 15 साल 20 साल पहले भी 2-3 पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किए जाते थे, दो उनके कोई इम्प्रोवाइज बनाया जाता, बाकी चीज़ें। ये जो पहले होती है ना, किस ग्रुप को किससे तोड़ के कहाँ लगाना है, किसको कहाँ लेके आना है, किसको टेलीफोन करना है, वो किधर चले जाए, वो ये बुनियाद, इसको पॉलिटिकल पार्टीज हमारी मानती नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि इनकी अपनी वीकनेस शो होती है। यानी जो बंदा एक टेलीफोन कॉल पे एक पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाए, उसको तो जूते मारने चाहिए इस मुल्क के अंदर कि तुम सियासत किस चीज की कर रहे हो। इसका मतलब है अगर तुम खड़े नहीं होगे तो 22 करोड़ अवाम कहाँ खड़े होगे? यू आर द लीडर। तो असल मसला ये है कि हमने देखा यह है कि 1980 ऑनवर्ड इलेक्शन के जीतने का बंदोबस्त इलेक्शन के दिन के आने से कम 15 दिन पहले कर लिया गया होता है। और ये अगर वो एस्टेब्लिशमेंट ना करे तो ये वहां का एसएचओ करता है। ये एसएचओ पहले 15 दिन पहले क्या 3 साल पहले लगा होता है, किसके खिलाफ कौन सा केस निकालना है, किसको कत्ल के केस में डालना है, पटवारी कर रहा होता है, किसकी जमीन पे कब्जा करवाना है, वो बकायदा वहां पर लोगों को पोस्ट किया जाता है। और ये जो कहते हैं ना कि फौज इलेक्शन करवाए और जुडिशरी का, इनको पता ही कुछ नहीं होता। सेशन जज के बाप को नहीं पता होता कि कौन सा जो है वो अपना टीचर जो है वो किस पार्टी के साथ है। हम लोग उसको बकायदा पोलिंग स्कीमें बना के दिया करते थे, रात को 12 बजे आंखें बंद कर साइन किया करता था। यही सूरत हाल जो फौज की है, वो सिपाही को खाक पता होता है, उसने मोहर देखने से मेरे साहब का मोहर है, इधर जाओ इधर। प्री पोल रिगिंग जो है इसको रोकने की सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस्तेदाद है, अगर वो अपने उनके लीडरों को ठीक ठाक संभाल के रखें। ओके जी, आगे आपका पॉइंट। अमार साहब, फाइनल कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगी, अगर आप इस चीज को इस पे क्लोज करें और सम अप करें कि व्हाट डू दीज इलेक्शंस पे वे फॉर जनरल इलेक्शंस एंड हाउ, तो प्लीज ये मैं बड़ी शुक्रगुजार होंगी आपका एनालिसिस अगर आप इस पे बताएं हमें। कि इलेक्शन किस तरह होने चाहिए जिसमें ये रिगिंग के इम्कानात कम से कम हो, ये आपने जैसे पेव कर रहे हैं रास्ता, क्योंकि अगला इलेक्शन जनरल पाकिस्तान का है। जी सर। रिगिंग सिर्फ जी, तो इसमें हमें पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सही करनी चाहिए कि सिर्फ प्री पोल रिगिंग नहीं होती। रिगिंग की 3 अक़साम है हमारे पास। एक तो ये है प्री पोल बिल्कुल होती है जबकि इलेक्टेबल्स को एक ख़ास मंजूर नज़र पार्टी की गोद में बिठा दिया जाता है। कश्मीर में भी यही हुआ है। दूसरा पोलिंग डे रिगिंग होती है जो 2018 के इलेक्शन में हमने देखा। उसमें RTS सिस्टम है, वोटिंग पोलिंग को स्लो किया गया, कैमरों के रुख मोड़ दिए गए, फॉर्म 45 नहीं दिया गया और इस तरह की। फिर एक तीसरी किस्म है जो पोस्ट पोल रिगिंग है। अब जैसे कि आज़ाद कश्मीर के नताइज हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी, जैसे भट्ट साहब ने भी कहा, वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी, तो इस तरह पोस्ट पोल रिगिंग ये होती है कि लोगों को धमका के, लालच दे के, उन सब को जो छोटी पार्टियां होती हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनको। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तमाम लोगों के सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का बहुत शुक्रिया, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इश्तिहारों के बीच में हमारी ट्रांसमिशन देखी। अब रिजल्ट के बाद आप लोगों से मिलेंगे कल 7 to 8। मेरा शो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।